नमस्कार, मैं हूं दिलीप पटेल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज कुछ राजकीय मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं अनिल भाई पटेल। अनिल भाई, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। अनिल जी, झारखंड और महाराष्ट्र में क्या चुनाव आयोग सीधे तौर पर पक्ष प्रांत पे उतर आए हैं? ये देखो, ये पक्षपात तो वो बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद उसने हरियाणा में शुरू किया, लेकिन इलेक्शन के बाद आरोप अब ये लग रहे हैं कि इलेक्शन के पहले से यहाँ पक्षपात शुरू हो गए। शुरू हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस ने या जिस तरह से बहुत लोगों ने आरोप लगाया कि बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर उनके वोटर जो हैं वो जो यादी होती है इलेक्शन की उसमें से काट दिए जा रहे हैं। नंबर 2 कि कांग्रेस ने कहा कि आप जो हैं वो रश्मि तिवारी या रश्मि पांडे करके डीजीपी हैं महाराष्ट्र में, उनको आप बदलिए, क्योंकि उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, गलत तरीके का, आप उनको बदलिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं बदलेंगे। ठीक है भाई। वही काम बीजेपी ने झारखंड में कहा कि भैया ये डीजीपी को बदलिए, तो तुरंत ही बदल दिया। भैया, जब एक ही नियम होने चाहिए ना दोनों के लिए। एक तरफ आप क्या कहते हो भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए नियम बराबर है। तो પછી महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस या दूसरे पक्ष मांग करते हैं तो आप नहीं बदलते हैं। सही बात। वहीं क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मांग नहीं की है। झारखंड में आपने कहा कि बीजेपी ने कहा तो आप मांग बदल देते हैं। दूसरी चीज आपको पता होगा तो झारखंड में तारीख बदली गई थी। पहले 1 तारीख रखी थी, बाद में उसको बदल के 3 तारीख 5 तारीख की गई थी। तो भाजपा जो कहता है उसको आप मानते हो और विपक्ष जो कहता है उसको आप मानते नहीं हो। आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं दिए। मसलन कि 7 बजे आप कहते हैं कि 61% मतदान हुए हरियाणा में 5 तारीख को, फिर रात को 10 बजे आप कहते हैं कि 63% मतदान हुए, फिर आप कहते हैं कि 67% मतदान हुए। एक्चुअल जब गिनती होती तो पता चलता है 68 कुछ मतदान हुए हैं। मतलब अगर एक बार सील हो गया, चलो मैंने माना कि एक बार सील हो गया, ठीक है, उस पर हमारे सभी एजेंट की सही हो गई, तुम्हारे पोलिंग वाले की सही हो गई, ये सब की हो गई, तो रात को 10 बजे तक हो गई। सही बात। वो आपके पास आंकड़े आ जाते होंगे, ठीक है। फिर सुबह 7 बजे कैसे बढ़ जाते हैं? और बढ़ गए, चलो ठीक है, हमने मान लिया बढ़ गए। उसके बाद जब गिनती करते हैं तो फिर ज्यादा वोट कैसे निकलते हैं? उसका जवाब आपके पास नहीं है, ठीक है। आपको खुल के अब जब भी आपसे बात कहेंगे तब क्या कहेंगे कि नहीं, हमारे वर्ड गोल्डन है, हम किसी को पक्षपात नहीं करते हैं, नियम ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब एलन मस्क कहता है यहाँ से अमेरिका में, उसके जैसा जो आदमी टेक्नोक्रेट जो बोलता है कि ये हैक हो सकता है, इसका मतलब ये कि या तो आप बेवकूफ़ हैं, या तो हमारी देश की जनता बेवकूफ़ है, या तो बीजेपी होशियार है, या तो कांग्रेस को लगता है कि यही सिस्टम में चलना चाहिए, या तो एलन मस्क बेवकूफ़ है। इतनी सारी चीज़ें हुई। क्या हमको लगता है एलन मस्क बेवकूफ़ होगा? आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो नहीं होगा ना। इसका मतलब राजीव कुमार अग्रवाल वो होंगे, 100% होंगे। किसी से भी बात, 2 फोटो रखो, एक तरफ राजीव कुमार अग्रवाल और एक तरफ एलन मस्क, कोई से भी पूछो इसमें बेवकूफ़ कौन हो सकता है, इसको ही दिखाएगा तो लोग बोलेंगे राजीव कुमार अग्रवाल। क्यों? क्योंकि भैया देश विश्व का नंबर 1 धनिक आदमी ऐसे ही तो बना नहीं होगा। सही बात। और तुम यहाँ एक आयोग चला रहे हो, उसमें भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, लोगों के जवाब नहीं दे पा रहे हो। मतलब जो किन्नाखोरी जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, या जो पक्षपात, या गुजराती में वाला दवला कहते हैं, जो वहाँ इलेक्शन हर जगह करता है, यहाँ शुरुआत से शुरू हो गया है। और इसका जवाब नहीं। अगर आप पूछेंगे राजीव कुमार अग्रवाल से कि सर आप वहाँ बदल रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं बदल रहे हैं, मतलब झारखंड में बदल रहे हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बदल रहे हैं, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। इसके अलावा अभी देखिए बहुत सारी चीजें होनी है। अभी देखिए बूथों का मैनेजमेंट कैसे होगा, उस पर बवाल होगा। फिर जब जिस दिन इलेक्शन होगा उसमें देखना प्लस होगा। इसके बाद उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे गिनती होगी, उसमें गड़बड़ होगा, बहुत सारी चीज। लेकिन राजीव कुमार अग्रवाल इसको जवाब देंगे नहीं। अब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी देखो कैसे चल रहा है, हमको पता ही है। कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि क्या आरएसएस के स्लीपर सेल सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मतलब ये कहने में मजबूर होना पड़ता है। बहुत सारे अच्छे जज भी हैं और बहुत सारे अच्छे जज नहीं भी हैं। या जो लोग, देखो अभी जस्टिस गवई आए थे गुजरात में, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पर जो विश्वास या हमारी जुडिशरी पर जो विश्वास है वो अगर उठ जाएगा लोगों का हम पर,
तो फिर अच्छा देश के लिए नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता मान लीजिए हो गया तो क्या होगा, तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी आपकी हालत होगी। क्या हम चाहते हैं, क्या उस दिन के लिए हम तैयार हैं? तो शायद नहीं तैयार हैं। तो जब हमको हमारे देश को भीमराव अंबेडकर ने और उनकी टीम ने, या यूँ कहें गांधी, नेहरू और सरदार ने इतना अच्छा संविधान देके गए, इतना अच्छा इलेक्शन कमीशन देके गए, तो आप लोग क्यों तोड़ रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हो? आप अपना व्यक्तिगत आयोग क्यों बना के बैठे हो? आप किसी व्यक्ति को फायदा क्यों करा रहे हो? एक बड़ा सवाल है। तब सवाल यही है कि अगर लोकशाही बचाने के लिए आप उपयुक्त नहीं हैं तो आपको सीट छोड़ देनी चाहिए। भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पर दबाव है। एक व्यक्ति ने छोड़ दिया, गया पश्चिम बंगाल, पता चला, वो बोले हम रिजाइन हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, इतनी धांधली नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्पष्ट कारण उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन इसको लेकर नाराजगी अभी से शुरू हो गई और इस बार विपक्ष भी खूब अलर्ट है। टू दाल तो हम पात, मतलब एक का जवाब एक, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए विपक्ष इस बार तैयार है। तो अनिल जी, महाराष्ट्र में अभी किसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है आपको? देखिए, एमवीए यानी कि एनडीए यानी कि मोदी, शाह, शिंदे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, उनमें भी अभी पार्टियों में पूरी तरीके से गठबंधन और सीट शेयरिंग नहीं दिखाई दे रही। तीनों में खिंचाव दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारी आगेवानी में ही चुनाव लड़ा जाएगा। शिंदे को स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि इस बार सीएम बनेगा तो भी हमारा बनेगा। आपको हमने मेहमान कलाकार के रूप में बनाया था तो ठीक है, हो गया, अब हटिए आप उनको सीधे। और अभी सबसे महत्व की बात देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो उसके पहले बीजेपी कहीं प्रचार में नहीं दिखती। कौन दिखता है पता है आपको? ईडी, सीबीआई और आईटी, ये सब दिखते हैं प्रचार में। पहले वो आएंगे तो आपको समझ जाने का चुनाव चालू। सही बात है। अब देखिए ना, आप छत्तीसगढ़ में देखिए तो आईडी की कैसे एंट्री हुई थी। आप क्या बोलते हैं, ये राजस्थान में देखिए तो कैसे ईडी हो गई, मध्य प्रदेश में कैसे आ जाती थी। इवन हरियाणा में देखिए ना, ईडी ने तुरंत ही नोटिस भेज दिया था। लेकिन अभी तक कोई नोटिस यहाँ पर ना किसी को आई है, न तो इनकम टैक्स में कुछ हो रहा है, न कुछ हो रहा है। क्यों? आपको पता है, जो लिस्ट जारी किया उसमें दो चीजें हैं। एक तो पूरा परिवारवाद, बीजेपी ने पहले लिस्ट 99 लोगों का। आप देखो, किसी न किसी के परिवारवाद से, किसी की पत्नी को, किसी की बहू को, किसी के बेटे को, किसी की नाते को, किसी के पोते को, किसी को काके को, काकी को, कोई बाकी रहा नहीं है। ठीक है ना? इसलिए अब वो आके, मुझे तो चिंता है कि नरेंद्र मोदी आके वहां भाषण में क्या बोलेंगे। परिवारवाद के बारे में बोल ही नहीं सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोलेंगे? अजित दादा पवार को तो आपने खुद लिया, ठीक है, और ढेर सारे लोग, खाली अजित पवार दादा नहीं, शिंदे के गुट में कितने सारे लोग हैं उनको भी आपने लिया। तो दो जो मुद्दे आप लेके चलते थे, एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे तो बोल ही नहीं पाओगे। तो आपके पास बचा क्या? हिंदुत्व को आपको फेल हो गए। भाई मंदिर आपने बनाया, आपको लगा था हम मंदिर बना गए, तो अब की बार 400 के पास आप आगे 240। मतलब सवाल दिलीप भाई यही है कि जो चीजें आपने अभी तक लोगों को लागू की वो सब फेल हो गई। ठीक है, अब आप आके क्या करोगे? हिंदू मुस्लिम वहां चालू हो गया। समझो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद पूरा नरेशन जो है सेट करने का प्रयत्न किया गया कि देखो हम मुस्लिम जो नेता हैं या मुस्लिम राजनेता हैं या जो मुस्लिम अपने आप को दबंग समझते हैं, उनको हमारे लोग कैसे साफ कर रहे हैं। लेकिन हुआ गड़बड़ क्या हो गई इसमें? जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरी एकदम हीरो की तरह बताया गया, उस लॉरेंस बिश्नोई और अमित शाह का नाम कनाडा में आ गया कि भैया ये दोनों मिलकर हमारे लोगों को हत्या करवा रहे हैं। तो तुरंत ही मीडिया को कहा गया भैया ये नैरेटिव बंद करो लॉरेंस बिश्नोई वाला, सीधा आ जाओ। सीधा किस पर आ जाओ अब कि हम क्यों हत्या कर रहे हैं? क्योंकि सलमान खान ने एक हिरन, काले हिरन का किया था, और वो हिरन बिश्नोई समाज का जो है वो उसके लिए भगवान समान होता है भगवान सब वो मानते हैं। जाम्बोवर या ऐसा उनके गुरु थे, उनका स्वरूप माना जाता है, वो उनकी बकायदा पूजा और श्रद्धा होती है उसको लेकर। लेकिन जब ये कांड हुआ था तब लॉरेंस बिश्नोई उस समय सिर्फ 5 साल का रहा होगा। सही बात। और खाली लॉरेंस मतलब सलमान खान क्यों, उस समय तो भाई नीलम भी थी हीरोइन के रूप में, उसमें सैफ अली खान भी थे, पूरी जो हम साथ साथ की टीम थी वो सब थे वहां पे। तो भैया क्यों तुम अकेले इसको ही कर रहे हो? और लोग भी तो थे। इसका मतलब है कि नैरेटिव आप सेट कर रहे हो कि हम मुस्लिमों को विरोध में, हिंदुत्व वाले लोग हैं हम, समझो। लेकिन वो फियास्को आपको वहाँ चलेगा क्योंकि वहाँ जो ST SC OBC तीनों का जो मजबूत गढ़ है, और जो जरांगे हैं, मनोज जरांगे, वो
नाराज हैं, किससे? बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि उनको ओबीसी का जो हद मिला नहीं। उसके अलावा धनकर एक जाति वहाँ होती है, उसको ओबीसी को लेकर वो लोग एसटी में उसको मांग करेंगे, हमको ले लो। अगर एसटी में उस जाति को लेते हैं तो एसटी नाराज होता है। अगर मराठा को सीधे तौर पर, यानी वहाँ कुणबी, जिसको कुर्मी पाटीदार बोलते हैं, उसको अगर ओबीसी में लेते हैं तो बाकी ओबीसी नाराज होगी, जैसे गुजरात में स्थिति थी, आपको जो स्थिति थी। अब यहाँ ये लोग फंस गए हैं कि भैया एक तो सीट शेयरिंग पे हमारा मामला फंस गया, दूसरा हमारे पास मुद्दे नहीं है, कौन से मुद्दे लेके हम जाएंगे, चर्चा करें, ठीक है ना? तो क्या मुद्दे हम लेके जाएं? और दूसरी तरफ अब एमवीए की बात करें, महाविकास अघाड़ी की हम लोग बात करें, तो महाविकास अघाड़ी में थोड़ा नाकनुकुर है उनका भी। देखिए, महाराष्ट्र को अब 6 इलाकों में तब्दील करिए, विदर्भ है, उत्तर महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है, कोंकण है, मुंबई है, मराठवाड़ा है, ठीक है ना? सब जगह पर अलग अलग आप देखो तो मुंबई की बात करें तो वहाँ शिवसेना हावी है, ठीक है। विदर्भ में बात करो तो कांग्रेस वहाँ हावी है। दक्षिण नॉर्थ है, उत्तर मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र की बात आप करते हो तो वहाँ शिवसेना हावी है। मतलब जो एनसीपी है शरद पवार की, वो हावी है, और जगह पर कोंकण और ये सब मिलके हावी है। सबको मुद्दा दिया गया है। देखो, वो लोग भी टेक्टिंग से काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ी सीटें पर उनकी भी बात फंसी है, ऐसा नहीं कि उनके में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मीडिया उनको ज़्यादा चलाता है कि इनके में गड़बड़ है, इनके में नाराजगी है। जो गोदी मीडिया है उनको ज़्यादा चलाता है ताकि, लेकिन जो नाराजगी महायुति में वो दिखाने का प्रयत्न करता नहीं, क्योंकि वहाँ तो बॉस का राज है, वहाँ मिसा का राज है। कल पता आपकी लाश मिलेगी रास्ते में, मतलब मेरा आरोप है ये। आप नहीं तो फिर ईडी आपके दुकान पे आ जाएगी, या पता चला कि आपके वहाँ पर कॉर्पोरेशन वाला गए, नल काटो, पानी काटो, कहाँ से पानी ले रहे, मीटर काटो तुम्हारा, तुम कैसे स्टूडियो चला रहे हो, ये भी हो सकता है। हम लोग जो बातचीत कर उसका खतरा है, समझो, ये सब खतरा है कभी भी हम जब बोलते हैं। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में अभी तो देखिए तंत्र किसके हाथ में है, तो स्वाभाविक शिंदे और अमित शाह के हाथ में। तो ऐसा लगता है कि उनका पलड़ा अभी भारी है। एमवीए जो है वो अपने हिसाब से क्या मुद्दे रखती है, क्या उसके पास उसके जो कैंडिडेट होंगे वो कैसे होंगे, इंडिया गठबंधन अपना रणनीति कैसे चलती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना चीज़ वो हासिल कर सकता है। तो अनिल जी, प्रियंका चतुर्वेदी ने नरेंद्र मोदी को बखान करके विवाद क्यों खड़ा किया है? देखिए, प्रियंका चौधरी जो थी वो पहले बात करें तो बीजेपी में थी, नहीं माफ़ करिए, बीजेपी में नहीं थी, वो पहले शिवसेना में थी, ठीक है। शिवसेना में से वो अलग हुई और अभी देखिए उद्धव के साथ हैं। राज्यसभा की सांसद ने, तेज तर्रार वक्ताएं पढ़ती हैं, सब कुछ होता है। सवाल ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो क्या करना चाहती हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि भैया स्वाभाविक है कि 10 साल तक रखना और उसमें मोदी जी का बोलना, लेकिन प्रियंका जी से गलती ये हो गई कि वो अपने नेता के बारे में कुछ नहीं बोल पाई। वो अपने नेता उद्धव ठाकरे के बारे में बोल सकती थी कि भाई जब कोरोना बहुत भयानक तरीके से था तब उसको हैंडल करने में हमारे सीएम ने सबसे नंबर 1 काम किया था। उनको इस बात का इनाम भी दिया गया था, जो मापदंड होते हैं उसमें। हमारे बाला साहब ठाकरे ने मराठियों के किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत सारे हक आप गिना सकती थी, लेकिन आपने वो ना करके ये कह के आपकी नीयत पर खड़ा सवाल कर दिया कि आप भी कहीं स्वाति मालीवाल तो बनने नहीं जा रही हैं, जिससे स्वाति मालीवाल ने किया। सवाल उठता है आपके लिए। इसके बाद उन्होंने शुरू किया, बुराई करना शुरू किया, अपने एक्स पर, नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है फलाना ढिकना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रियंका चतुर्वेदी को ये बात पता है कि बैलेंस रखना पड़ेगा। कल उठ के अगर कभी कुछ खटराग होता है कांग्रेस के साथ में या एनसीपी शरद पवार के साथ में, तो हमारे पास भी कोई दरवाजा या खिड़की खुली होनी चाहिए। वही बात बीजेपी भी समझती है कि हमारे पास भी कल अगर एकनाथ शिंदे जो आंखें दिखा रहे हैं, जिनको हम ही ने बिठाया था, या अजीत पवार दादा जिनको हम लेके आए हैं, वो अगर आंखें दिखाएं तो क्या, तो वो भी अपनी खिड़की खुली रखना चाहते हैं कि कल वापस से जाना पड़े शिवसेना के साथ में। तो अब सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे इतना जलील होने के बाद जाएंगे भाई? लेकिन ये राजनीति है, देखिए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ भी हो सकता है, कभी मान लेने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी जो उमर अब्दुल्ला के साथ में, एनसीपी के साथ में वो गठबंधन में रह सकती है, महबूबा मुफ्ती के साथ में वो सरकार बना सकती है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। राजनीति में दिलीप भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो कुछ मानने का कारण नहीं है कि ये नहीं होगा, ये हो सकता है।
लेकिन ये सब हम ये संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट है। हालांकि संजय राउत ने कहा है कि भाई हम जीतेंगे, उनको रिजाइन दे देना चाहिए, ये गलत तरीके से सब कुछ हो रहा है। अमित शाह के बारे में सब कुछ उन्होंने कहा है, हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के बात तो सत्ता की है, लड़ाई किसकी है? लड़ाई सत्ता की है कि भाई कैसे भी करके सत्ता हासिल हो तो हम अपने हिसाब से सरकार चलाएं और जो मलाई सत्ता की वो चाटें। बस वो चाटने के लिए सब कुछ बात है, ये बस समझ लीजिए। अनिल जी, आज का आखिरी सवाल है, क्या मोहन भागवत और प्रवीण तोगड़िया की गुप्त बैठक के क्या मायने रखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संरचना और संगठन को मजबूत करने की अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। जब से प्रवीण तोगड़िया अलग हुए उसके बाद उन्होंने अपना AHP बनाया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। उसके बाद उसमें कई शाखाएं, मजदूर संगठन भी बनाया। सेम RSS की तर्ज पर उन्होंने पूरी संगठन को कायम किया है। लगभग 5000 गाँव में देखिए तो आज हनुमान चालीसा जो होती है वो उसके हिसाब से होती है, वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने छात्र संगठन बनाया जो आसाम में भी लड़ रही है, वो गुजरात में भी दिखती है कहीं ना कहीं, भले थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग हैं लेकिन दिखती है। हाँ, वो उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग भी होती होगी, ये सब होती होगी, तो उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा। उस हिसाब से गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी प्रवीण तोगड़िया का अपना एक वर्ग है। आज भी वो जाते हैं मंदिरों में, मठों में, साधुओं में, तो उनकी लोकप्रियता है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद को विश्व हिंदू परिषद बनाने वाले गुजरात में प्रवीण तोगड़िया। एक समय जब नरेंद्र मोदी आए पहले और जब जनरल इलेक्शन 2002 के हो रहे थे तो हमें अच्छी तरह याद है, मेरे भी करियर की शुरुआत थी वो, तब प्रवीण तोगड़िया को राज्य सरकार की तरफ से एक स्पेशल हेलीकॉप्टर मिला था और वो उस हेलीकॉप्टर में घूम घूम के वो हिंदुत्व का प्रचार करते थे और बीजेपी को उन्होंने जिताया। तब नरेंद्र मोदी इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उसके बाद में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम यही किया कि तोगड़िया को कैसे भी करके साइड लाइन करना शुरू किया। सरकारी ऑफिसों में उनका आना जाना बंद किया, उनका काम, उनकी फाइलें अपडेट कराना, ये वो मतलब एक समय तो स्थिति ये थी कि उनको पुलिस ने भी पकड़ लिया था। सही बात। हाँ, जब मेरे ये बापू नगर में मुझे याद है, मैं 2001-2 में बापू नगर में कवर करने आया था तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था किसी बात को लेकर। भी मिला था कि उनको जेल भी भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तो गुजरात जल जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ था। मतलब उस तरफ से स्ट्रीमलाइन होना उन्होंने शुरू किया, साइड ट्रैक करते 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 दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा और बाद में कैसे उनको VHP में से भी जैसे मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है वैसे निकाल के उनको फेंक दिया गया। लेकिन उन्होंने जो अपना आर्थिक मॉडल खड़ा किया, गाय संवर्धन के हिसाब से उसके सामान बेच के लोगों को थोड़ी छोटी मोटी रोजगारी देके, स्वरोजगार करके, गौशाला बना के, वो रोजगार मॉडल काम कर गया। देखिए, आज बहुत सारे गौशाला जो हैं वो कहते हैं कि प्रवीण तोगड़िया की देन, उन्होंने प्रेरित किया और सबको किया। तो अब इनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो मात्र हिंदुत्व का झंडा लेकर न चलें, लेकिन साथ में उनके पास एक बिजनेस मॉडल भी हो, आर्थिक मॉडल भी हो, जिससे लोगों को रोजगारी मिले, जिससे देश का अर्थतंत्र चले, जिससे लोगों को ये फरियाद ना हो कि ये सरकार या ये संगठन कुछ आर्थिक तौर पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप पूछोगे क्या विश्व हिंदू परिषद ने कभी बेरोजगारी के लिए कोई मेला लगाया क्या? तो नहीं। क्या विश्व हिंदू परिषद ने बेरोजगारी के लिए कोई हल्ला बोल किया क्या? कहीं राज्य सरकार को घेरा क्या? तो नहीं। क्यों नहीं किया? विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं का ध्यान रखता है ना, समझो। तो मात्र खाली हिंदुत्व का झंडा लेके चलना, जय श्री राम करना, मस्जिद के सामने डीजे बना के गालियां देना और पाकिस्तान को, वो ही विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है। उसका काम था कि हिंदुत्व का जागरण करना, लोगों के मन में, लोगों को एक डोर से बांधना, लोगों को अपनी संस्कृति का पहचान कराना, माला की तरफ हाँ जोड़ना। लेकिन विश्व हिंदू परिषद मूल जो अपनी भावना है वो भूल गया, वो झगड़े करवाने में लगने लग गया। आपका काम था या विश्व हिंदू परिषद का काम था कि जो लोग कन्वर्ट होके चले गए, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में है, चाहे SC क्षेत्र में है या और कई जगह पर, उनको आप कन्वर्ट करा के वापस ले आते, घर वापसी कराते। लेकिन आपने क्या किया? आपने वो काम नहीं किया। आपने क्या किया? दो कौमों के बीच में झगड़ा बढ़ाया, क्लेश बढ़ाया और 80-20 करने का प्रयत्न किया, जिससे आपकी राजनीति, जो बीजेपी की राजनीति रोटी जो है वो सिकती रहे, बनती रहे। लेकिन अब 10 साल में लोगों को ये ख्याल आ गया। और इसे देखिए, हरियाणा में जो लोग RSS से जुड़े हुए थे, उन बहुत सारे क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लोग को आए नहीं। तब जाके मोहन भागवत को ये बात ख्याल आया कि क्यों नहीं आया, क्योंकि लोगों का आर्थिक मॉडल फेल हो गया है, लोगों की कमाई कम हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं,
अब महंगाई इतनी बढ़ महंगाई गई बढ़ इतनी गई है, है। उसका इस खिलाफ में उसके सामने जो आवक बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी वो है। नहीं। इसलिए उनको लगता है कि संगठन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो आर्थिक मॉडल भी साथ में लेके चल सकें। प्रवीण तोगड़िया उसके बेस्ट उदाहरण। मैं खाली प्रवीण तोगड़िया की बात नहीं कर रहा हूँ दिलीप भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रवीण तोगड़िया की तरह जिनको संगठन में वापस लाने की कवायद जो वो मोहन भागवत की तरफ से हो रहा है। ऐसे तमाम लोग जो आरएसएस से निकल गए थे या अलग अलग जो आरएसएस की अलग शाखाओं में से दूर हो गए थे, लेकिन वो अच्छा काम आज भी कर रहे हैं। भी कर रहे हैं, सही बात। उन तमाम को कैसे जोड़ा जाए, तमाम को कैसे लाया जाए जिससे बीजेपी को मजबूत किया जा सके। ये पूरी कवायद बीजेपी को मजबूत करने के लिए, ये समझ लीजिए। और कांग्रेस का जो नरेशन है, राहुल गांधी का जो नरेशन है जातिगत जनगणना के आधार पर, कि उनको पता है कि जिस दिन जातिगत जनगणना अपने हिसाब से हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हम इतने लोग हैं, हम 100 लोग हैं और सामने 30 लोग हैं, लेकिन 30 लोगों को 100 रुपया दिया जा रहा है और 100 लोगों को 30 रुपया दिया रहा है। जिस दिन ये लोगों को समझ में आएगा, उनकी चेतना जागेगी, उस दिन भारतीय राजनीति में बीजेपी का अस्त होना शुरू, ऐसे अस्त होना शुरू हो गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लॉस हुआ हमको पता ही, उतनी सीटें हारे जितनी उनकी बहुमत मिल सकती थी। महाराष्ट्र में आपकी स्थिति खराब है, कांग्रेस बढ़ी सर, कांग्रेस के अलावा सब जो विपक्ष के लोग बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि लोगों को लगने लगा कि आप जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको बार बार आदिवासी क्षेत्रों में, आपको बार बार एससी समुदाय में जाके कहना पड़ता था, सफाई देनी पड़ती थी कि हम बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे नहीं, बाबा साहब भी ऊपर से आते हैं तभी बदलेंगे नहीं। लेकिन लोग कहते हैं ऐसा कि बदलने की प्रक्रिया के लिए कमेटी बना दी गई है जो अपने हिसाब से सब कुछ बदलेगी। अब सवाल ये मुझे पता नहीं, ये तो मैं सुनाई बातें कर रहा हूँ। सही बात है ना, अभी इसलिए हाँ, अब कुछ समय पहले कुल मिला के अब बात ये है कि क्या प्रवीण तोगड़िया को लेकर मोदी और शाह में संजीदगी है? वो क्या संघ को या मोहन भागवत को कह पाएंगे कि भाई इनको बाहर रखो, इनसे हमारी वैचारिक मतभेद है? तो मुझे लगता है नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सब राह देख रहे थे कि हरियाणा हारे अगर ये लोग यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी, तो आरएसएस को समय मिले या आरएसएस उनका बाह मरोड़ सके, कान पकड़ सके। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने होने दिया नहीं, कांग्रेस वहाँ खुद हार गई। कैसे हार गई उसका विश्लेषण हम नहीं पढ़ेंगे, तो 1 घंटा और हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस हार गई और कांग्रेस ने इनको और बाहुबली बना दिया, इसलिए आरएसएस को बैकफुट पर आना पड़ा। अब कांग्रेस जो है अब कुछ गलती करती है और महाराष्ट्र भी बीजेपी जीत जाती है तो आरएसएस को चलने वाला नहीं है। झारखंड भी जीत जाती है बीजेपी तो उनको चलने वाला नहीं। हाँ, इंडिया गठबंधन दोनों जीतता है तब मान के आप चलिएगा, तब जाके नरेंद्र मोदी और शाह पर नकेल कसी जाएगी और 2075 जब वो 75 साल के हो जाएंगे 2025 में, तब उनके रिटायरमेंट की पूरी तैयारी की जाएगी, तब होगी। लेकिन ये 2 राज्यों को जो चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण रखते हैं और उसी के लिए प्रवीण तोगड़िया और उसके जैसे अनेक लोगों को संगठन मजबूत करने के लिए बुलाया गया कि कम से कम ये लोग को, भले नरेंद्र मोदी हारे लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए नहीं, बीजेपी सत्ता में रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे का बेल बटन दबाइए।